अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला जो है वो सलामती कौंसिल में उठा दिया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान से कलादम तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मजीद ब्रिगेड की जो दहशतगर्दी के ख़तरात हैं उसके ख़िलाफ़ आलमी इक़दामात का मुतालबा कर दिया गया है और ये मामला अब सलामती कौंसिल में भेज दिया गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो हमारी जो मगरबी सरहदें हैं, जो केपी के इलाके हैं और बलूचिस्तान में, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। ख़वारिजी वहाँ मौजूद हैं, कोई ना कोई ऐसा वहाँ वाक़या होता है जिससे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी जानी नुकसान उठा रही हैं। और इसके अलावा वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनके लिए भी बहुत मसाइल हैं, कारोबारी लोगों के लिए बहुत मसाइल हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज 24 घंटे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा कि जानों का भी नजराना पेश कर रहे हैं और आए दिन ख़वारिजियों को जो है जहन्नम वासल भी किया जा रहा है। और इसकी जो बेसिकली जो वजह बताई जाती है वो ये है कि ये जो दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, ये इसके जो ताने बाने हैं वो सारे अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अड्डे हैं और जिनकी पुष्पनाई जो है वो भारत करता है अपने राह के ज़रिए, और दीगर ममालिक है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में अपने काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस हवाले से अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है, चूँकि पूरी तरह भी अभी वो उस हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया, वो एक आर्जी हुकूमत है, उसके साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। और ये दहशतगर्दी के जो अड्डे वहाँ पे मौजूद हैं जिनसे आए दिन कोई न कोई ख्वारजी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। और इसके अलावा सिर्फ ख्वारजी नहीं आ रहे, वो सारा असला जो अमेरिका यहाँ पे छोड़ के चला गया है वो वहाँ पे मौजूद है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जदीद तरीन असला जो है वो उस तरफ से अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदें जो है वो क्रॉस करके इधर आता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर ये असला पकड़ भी लेती हैं और इसकी जो इंपोर्ट का मामला है उसको जो वो हल भी कर लेते हैं और बर वक्त इसके ऊपर कार्रवाई होती है जिससे दहशतगर्दी के खतरात कम होते हैं। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है बड़ी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान ने इस मामले को जो है सलामती कौंसिल में ले गया है, वहाँ पे उठा दिया है और ये वहाँ पे इल्तिजा की गई है कि इसके खिलाफ आलमी इक़दामात किए जाएँ। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ आइटम भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शोएब अवान साहब, जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हैं, तजिया-कार अब्दुर्रहमान और तजिया-कार मियाँ अब्दुल वहीद साहब। इसके अलावा गफ़ार डोगर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जो हमारा मेन मौजू है इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे केपी और अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी का मामला चल रहा है जिसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और आज पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सलामती कौंसिल में उठा दिया है। तो अब्दुर्रहमान साहब, ये जो मामला इस वक्त मैंने अभी डिस्कस किया, आपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त जो मामला अफ़गानिस्तान की तरफ दहशतगर्दी का है, इसको हम अब ले गए हैं, हम सलामती कौंसिल में भी ले गए हैं, तो इसके कोई ज़रा पस मंज़र हमें बताएं कि ये क्या वजह है कि ये मामला हम क्यों नहीं डील कर पा रहे, हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रही हैं और वहाँ पे पूरे तनदेही से अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मामला जो है वो थम नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपने खुद ही बहुत सारे पहलुओं का जिक्र कर दिया कि इस दहशतगर्दी की बुनियादी तौर पे वजूहात क्या हैं। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने का रवाज नहीं है, हम बड़े शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी रही है वो कंफ्यूजन का शिकार रही है। कभी हम समझते हैं कि हमें मुज़ाकरात करने हैं, कभी हम समझते हैं कि हमें दहशतगर्दों को रिहा करना है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के नाम पे, और जब हम दहशतगर्दों की शराइत पर बात करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं, फिर वो कुछ होता है जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हमें इंप्रेशन दिया गया था कि सिर्फ अमेरिका इस खित्ते से चला जाए तो फिर पाकिस्तान में अमन आ जाएगा, इस खित्ते में, इस रीजन में अमन आ जाएगा। मगर बदकिस्मती के साथ अमेरिका तो चला गया, लेकिन अमेरिका के जाने की कीमत आज पाकिस्तान की फौज अदा कर रही है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिस पे हमें गौर करने की जरूरत है।
صحیح. ہمیں پہلے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی فلسفی بتائی گئی. صحیح. ایک اسٹریٹجک ایسٹ، ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان کے اندر بتائی گئی، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر طالبان واپس آ جاتے ہیں گورنمنٹ میں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج طالبان بھی واپس آ گئے ہیں، امریکہ بھی وہاں سے چلا گیا ہے، لیکن وہ جو تعلقات کی خوشخبری ہمیں سنائی گئی تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی. بد اعتمادی ہے. طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کو اس ایشو کو انٹرنیشنلائزڈ کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں، بھارت کے سالانہ بجٹ میں افغانستان کے لیے پیسے رکھے گئے، کیوں رکھے گئے ہیں؟ ان کا ایسا کون سا آبجیکٹو ہے افغانستان کے اندر؟ یہاں سے آپ کو بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب حامد کرزئی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مشروم گروتھ ہوئی انڈین کانسولیٹس کی، وہاں پہ افغانستان کی جو آرمی تھی سو کالڈ اس کو ٹریننگ دی گئی، اسکالرشپس دیے گئے انڈیا پر. تو ایک انڈین نیریٹو افغانستان کے اندر بڑے آرگنائز طریقے سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اب انڈین نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی کہ امریکن اسلحہ طالبان واپس کریں، اور پھر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کی تصدیق کی گئی. پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اسلحہ ہے، جو امریکی اسلحہ ہے، وہ آج پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آج پاکستان کے شہری اس امریکی اسلحے کا شکار ہو رہے جو ٹی ٹی پی، جو مرجید بریگیڈ استعمال کر رہی ہے. اب یہاں پہ ایک اور بھی سینیریو ہے کہ پاکستان نے پچھلے 30-40 سال بہت بڑی ہاسپٹیلٹی کی افغان مہاجرین کی، لیکن آج دور کے تقاضے مختلف ہیں. تقاضے کیا ہیں کہ آج غیر قانونی تارکین وطن اب امریکہ سے نکل رہے ہیں، تو اگر پاکستان سے نکالا جاتا ہے تو یہاں پہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک تو پاکستان کو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ڈیزائن کرنی ہے لانگ ٹرم. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل فیض صاحب کی پالیسی کچھ اور ہو اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی فرق ہو. ہم ہر سال کے بعد ہر نئے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے بعد اگر ہم پالیسی کو تبدیل کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک افغانستان کی بات کی جا رہی ہے تو اس وقت طالبان کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے، یعنی کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے وہاں پہ ایک ڈویژن دکھائی دے رہی ہے. اور خود افغانستان کے بعض وزراء وہ افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ طالبان کی موجودہ قیادت حالات کی سنگینی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی. اب ہوگا کیا؟ اب اگر کل کو پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے افغانستان میں جا کے، کیوں؟ ہم کب تک اپنے فوجی قربان کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنی سوورینٹی کو سیکریفائز کریں گے؟ ہم آج عالمی برادری کو بتائیں ثبوتوں کے ساتھ کہ اگر کل کو ہم ایکشن لیں گے تو پھر وہ ہم سے گلہ نہ کرے. بات چیت کا سلسلہ شعیب عوان صاحب، یہاں پہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے افغانستان سے یہ اوریجنیٹ ہوتی ہے، اور پاکستان میں کے پی اور بلوچستان میں یہ بہت مسئلہ، اور آج پاکستان نے جو ہے یہ معاملہ جو سلامتی کونسل میں بھی اٹھا دیا ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں اور افغانستان کو ہم کیسے انگیج کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ شہید الوی صاحب. سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا کہ آپ نے جو ایک انٹرو پیش کیا ہے افغانستان پالیسی کی، جی آواز شعیب صاحب کی صحیح نہیں آ رہی. آواز جی نہیں، آپ کی آواز نہیں آ پا رہی. شعیب صاحب ذرا دوبارہ سے اپنی بات شروع کریں. جی شعیب صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ابھی آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، تو آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. تو
गफार डोगर साहब, यहाँ पे ये मामला चल रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी का, आज पाकिस्तान ने ये मामला जो है वो सलामती कौंसिल में उठा दिया, तो आप ये क्या समझते हैं कि हम ये अफगानिस्तान के साथ हुकूमत को ठीक तरह अफगानिस्तान को एंगेज नहीं कर पा रही, क्या मामला है, हम इस दहशतगर्दी पे क्यों नहीं काबू पा रहे? गफार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 मियाँ वही साहब, अभी कोई टेक्निकल इशू है, हमारे दीगर मेहमानों से बात नहीं हो रही इस वक्त। मामला आपके सामने जो डिस्कस हो रहा है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, तो आप ये क्या समझते हैं कि हम इस मामले से कैसे निकल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवी साहब आपका। सबसे पहले तो है ये गवर्नमेंट ने ये ठीक किया है और ये यूएन में जो है हम इस इशू को लेके गए हैं ताकि एक उन पे एक प्रेशर आए, लेकिन हमें उनके साथ जो है वो बातचीत जारी रखनी चाहिए, खुद से भी उनके साथ मामलात को, कि ताकि जो है ना इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन चूंकि ये पीछे हम देखें कि हरकत क्या है, वो हरकत सबसे बड़ी जो आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया था कि वो इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा दुनिया में सफारत खाने इंडिया ने वहाँ पे कायम किए। वो क्यों कर किए? वो इसीलिए किए हैं कि पाकिस्तान को वो इंगेज करें। वो इन्होंने इसीलिए किए हैं कि इन ग्रुप्स को वो पैसा देते हैं, और वो जो पैसा है, और ये जो जिसमें तालिबान है, हक्कानी ग्रुप है, जिसमें और भी दीगर ग्रुप्स हैं, ये जो सारे के सारे इन सारे ग्रुप्स को जो है वो पैसा देते हैं, और वो सिर्फ पैसा इसीलिए देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ये पिलाए। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये इनका काम यही है कि पैसा लेना, ताकि पैसा लेके अपने आप को ये मजबूत करते हैं, उससे ये असला खरीदते हैं, और फिर वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हमने अच्छा किया है कि एक तो यूएन पे ये ले गए अक़वाम मुत्तहिदा में। दूसरा जो काम है, हमें उनके साथ डायलॉग करने चाहिए हर सूरत। और देखे ना, फिर हमने फेंसेस लगाई वहाँ पे, और उसका भी क्या हशर उन्होंने किया, कितनी जगहों से उसको ब्रेक कर दिया है। और ये मामलात को जो है वो नहीं चाहते कि जी ये मामलात पाकिस्तान के साथ हमारे मामलात वो भी ठीक हो, जबकि हमारा जब तक, और इसको करने के लिए हमें ये भी करना फिर पड़ेगा कि अब हमें उनकी जो ट्रेड जो इंडिया से आ रही है, फिर हमें उसको भी, उस सप्लाई को भी हमें बंद करना होगा, ताकि जो है ये आए हमारे पास, और फिर ये हमें कहें, और फिर ये उनके खिलाफ गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान के अंदर भी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे उनको कंट्रोल करे। ये करना बड़ा ज़रूरी। जी ठीक है मियाँ साहब। गफार डोगर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डोगर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्रोग्राम में बात हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ है, और आए दिन कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी का मामला है वो सलामती कौंसिल में उठा दिया है। तो आए दिन जो हुकूमत की तरफ से भी इकदाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो अपनी पूरी तनदेही से कोशिश कर रही है, लेकिन ये मामला संभलने को नहीं आ रहा। तो आप ये क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? क्या हुकूमत की नाअहली है? क्या मामला है कि अफगानिस्तान में वो एंगेज नहीं कर पा रहे अफगान हुकूमत को? जी देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ मुसलमान की हमारी बदकिस्मती है, अफगानिस्तान के लोगों के साथ जितना प्यार पाकिस्तान ने किया है, की कौम ने की है, जी जिससे भी बड़ी कम मिसाल की है। जी भी बिल्कुल। और अब गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है इस मामले को किस तरह रिजॉल्व किया जाए। दूसरा, तो सलामती कौंसिल में लोग पहुंच गए हैं जी, और बाकी भी इस बात की कोशिश हो रही है। लाखों लोग हमारे पास आए हैं, भाई मेरे मौजूद हैं, जी पाकिस्तानी कौम होस्ट कर रही है, अपने पास ठहराया हुआ है, और आप पूरी दुनिया चेक करें कि फलस्तीन के लोग कितनी परेशानी में हैं। जी बिल्कुल। मोदी वाले बॉर्डर पे जी जी जी, पाकिस्तान ने वाकई आप सही कह रहे हैं, हर मौके पे अफगानिस्तान की हुकूमत की बहुत ज़्यादा मदद की है। जी, पाकिस्तान की जो भी खुशी है आपसे पता है जी अफगानिस्तान के लोगों के लिए, हुकूमत के लिए जी जी जी
जी जी। अच्छा अब्दुल-रहमान, ये इस वक्त जो मसला बना हुआ है कि आए दिन कोई ना कोई किश्ती जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है और हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, तो हमारे जो नौजवान है वो हादसे का शिकार होते हैं और खुदा न खास्ता फिर बाद में उनकी लाशें आती है। जैसे आज ये खबर आ रही है कि 7 पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए लीबिया किश्ती के हवाले से। ये पाकिस्तान से जो इंसानी स्मगलिंग का मामला है, ये क्यों संभलने में क्यों नहीं आ रहा है, क्या मसाइल हैं? ये बड़ा संगीन मसला है और ये सिर्फ इंसानी स्मगलिंग का मसला नहीं है। ये बुनियादी तौर पर बदकिस्मती के साथ एक ऐसा मुल्क जिसको अल्लाह ने 60% यूथ ह्यूमन कैपिटल से नवाजा है, सही, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरिट सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक ग्रोथ का सिस्टम खत्म हो गया है, नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं है, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है, गवर्नमेंट्स की तरजीहात के अंदर नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। हम ऑप्टिक्स कर रहे हैं, आई वॉश कर रहे हैं, लैपटॉप दे के, स्कूटियां दे के। प्रैक्टिकल बात यह है कि आज इस मुल्क में अगर अपॉर्चुनिटीज होती, नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मिलता, उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल नजर आता, तो कोई क्यों जाता? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर एक और चीज, एक बहुत बड़ी एक गैप आ गया। गैप ये आ गया है कि जब वो ये देखते हैं कि एक शख्स 100 में से एक शख्स गांव का कामयाब होता है, वो वहां जाके मजदूरी करता है, डॉलर्स में पाउंड्स में पैसे कमाता है, तो वो पैसे कमाने के बाद वो खारियों में आके कोठी बनाता है, मीरपुर में कोठी बनाता है, फिर वो जो कोठी की अट्रैक्शन है वो उनको मौत के मुंह में ले जाती है। ये अवेयरनेस देना भी बड़ा जरूरी है कि अगर आपने बाहर जाना है तो जाने का लीगल तरीकाकार क्या है। अगर गवर्नमेंट कम से कम जॉब्स नहीं दे सकती, अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकती, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, मेयारे जिंदगी नहीं दे सकती, तो एटलीस्ट बाहर जाने का कानूनी इखलाकी तरीकाकार सिखा दे। और मैं एक चीज पे हैरान हूं, इसमें रियासत के साथ साथ जो पेरेंट्स की काउंसलिंग का काम है, जो कम्युनिटी काउंसलिंग का रोल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मिसाल के तौर पे आप हैरान होंगे, आप आज चले जाइए जिन घरों में सफे मातम है, आपको पता लगेगा कि 40 लाख रुपए एजेंट को दिए, ऐसे ही है, 50 लाख रुपए दिए, लेकिन भाई 50 लाख से आप उसको यहां कारोबार क्यों नहीं करवाते? ये इस मुल्क को पेरिस यूरोप क्यों नहीं बनाते? ये हमें सोचने की जरूरत है। साहब यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, नाज़रीन यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होते एक छोटे से वक्फे के बाद।